नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। 2 साल बाद शादियों की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। शादी से पहले लड़के और लड़की की कंपैटिबिलिटी चेक करना आम बात है। एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में तो चर्चा होती है, पर कितने लोग अपने आर्थिक गुणों का मिलान करते हैं? शादी की गाड़ी सरपट दौड़े, उसके लिए फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी का होना भी बेहद जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि फाइनेंशियल कुंडली जोड़ी जाए। तो कैसे बनाए और कैसे मिलाए फाइनेंशियल कुंडली, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं 2 खास मेहमान। फिनफिक्स रिसर्च की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। प्रबलीन और पूजा, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज की इस खास पेशकश में। एक बार फिर से बेरोक टोक शादियों का सीजन शुरू हो गया है। पिछले 2 साल में थोड़ा सा डैम्पनर जरूर था कोविड के काफी कड़े नियमों की वजह से, लेकिन इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। अब जब शादी की बात होती है तो डेफिनेटली पैसों की बात होती है। पैसा माने वेल्थ, और फाइनेंशियली जब कोई एक दूसरे के करियर को या फिर समझना चाहता है कि उनकी प्लानिंग क्या है, ये जानना जरूरी हो जाता है कि शादी के पहले और बाद में ये निवेश की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। इसलिए जानने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल कुंडली का मिलान भी क्यों जरूरी है और शादी के बाद एक पति पत्नी कैसे अपने फाइनेंसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। पर फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी यूजुअली हमने बहुत सुना है प्रबलीन कि वेवलेंथ मैच करनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और एक दूसरे को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर ये फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी ये क्यों जरूरी है, वो भी शादी से पहले एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी को फाइनेंशियली समझना? जी। नमस्कार स्वाति, बिल्कुल आपने आई थिंक आपने बिल्कुल हैमर को नेल के हेड पे हिट किया है कि हम लोग इतना कुछ डिसाइड करते हैं जब मैरिजेस होती हैं कि आपका बजट क्या है शादी का, लड़के लड़की देखने में और उनका बैकग्राउंड हम लोग कुंडली में लाते हैं, आपका गोत्र मिलता है नहीं मिलता है, लड़का कमाता कितना है, इतनी सारी चीजों को देखा जाता है। अगर अगर हम अरेंज मैरिज के अलावा अपनी पसंद की शादी की बात करें, उसमें भी अक्सर लड़का लड़की अपनी हॉबीज, अपने इंटरेस्ट की, दोनों को ट्रैवल पसंद है नहीं है, इन चीजों पे बहुत फोकस करते हैं। बट फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी को अगर ओवरसी किया जाता है, एंड फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी को अगर हमें डिफाइन करना हो तो इसको हम ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि दोनों सेम कमाने चाहिए या उनका जो एक स्पेंडिंग या उनके मनी को लेके बिहेवियर है एग्जैक्टली सेम हो। पर ये बहुत जरूरी है कि आप दोनों एक दूसरे के जो बिहेवियर है फाइनेंस को लेके, मनी मैटर्स को लेके, उसको समझें, एक वैल्यू जो है मनी की उसको, और जो एक आपकी हैबिट्स हैं अराउंड मनी उनको समझें, और उन सारी चीजों को मिला के आपकी सोच जो है वो मिलती हो, एंड दैट इज व्हाट इज फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी। और ये स्वाति इसलिए बहुत जरूरी है बिकॉज हमने ये देखा है, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हर जगह, इवन विदेश में जितने सर्वेज हैं वो ये दर्शाते हैं कि जो फाइनेंशियल इनकम्पैटिबिलिटी है वो डिवोर्स का नंबर 1 रीजन है। एंड 2/3 कपल्स, मैरिड कपल्स में देखा गया है कि उनमें आर्ग्यूमेंट्स होती हैं पैसे को लेके, और ये पैसे को लेके जो आर्ग्यूमेंट है वो आपकी स्पेंडिंग हैबिट को लेके हो सकती है। कोई लोन्स हैं जो आपने शायद एक दूसरे को नहीं बताए थे बहुत बड़े, उनको लेके हो सकती है, उधार लेने की आदत को लेके हो सकती है। सो इसीलिए शादी से पहले एक ओपन एंड ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करना मनी को लेके बहुत जरूरी है, एंड आई थिंक वो आपकी मैरिड लाइफ का एक फाउंडेशन बनाती है। बिल्कुल, आर्थिक लाइफ का फाउंडेशन मतलब आधार, बुनियाद बनानी बेहद जरूरी है। पूजा, जब यूजुअली हम आर्थिक गुणों का मिलान करते हैं, मतलब गुणों का मिलान करते हैं, तो वैसे आर्थिक गुणों का मिलान करना भी बेहद जरूरी है। हमारी फाइनेंशियल हैबिट्स कैसी हैं, हमें किस चीज की आदत है, क्या हमें फाइनेंशियली पसंद है, क्या हमें फाइनेंशियली पसंद नहीं है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन से सवाल है, मतलब जब एक कोर्टशिप पीरियड होता है एक लड़के और लड़की के बीच में शादी से पहले का, तो बहुत सारी बातों में कि कैसे खर्चे होंगे, कहाँ पर जाएंगे घूमने फिरने के लिए, या आगे कैसे हम प्लान करेंगे, बहुत सारी चीजें। फाइनेंशियली कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो एक लड़के और लड़की को शादी से पहले एक दूसरे से पूछने चाहिए? जी बिल्कुल स्वाति, सबसे पहले तो इस बारे में डिस्कशन करना मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा मुद्दा है। ये एक अवेयरनेस है इस माध्यम से
क्योंकि जैसे प्रबलीन जी ने भी कहा कि डिवोर्स के मेजॉरिटी केसेस अगर देखें तो फाइनेंशियल इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होते हैं। सो नॉर्मली जब हम ये गुण मिलाने की बात करते हैं, जो मनमेल होता है एक रिलेशनशिप में, वैसे ही एक फाइनेंशियल रिलेशनशिप या एक फाइनेंशियल बिहेवियर में भी मनमेल होना जरूरी है। जैसे आपने कहा कि समझो एक नया कपल एक नई शुरुआत कर रहा है, चाहे अरेंज मैरिज हो और चाहे लव मैरिज हो। लव मैरिज में हम काफी टाइम इन चीजों को डिस्कस नहीं करते, काफी चीजें हम ग्रांटेड ले लेते हैं और फिर बाद में जाके प्रॉब्लम्स आती है। ये चीज एक बार के लिए अरेंज मैरिज में थोड़ी पहले डिस्कशन हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली पहली बार जानते हैं तो हम एक दूसरे को सब कुछ कहना सच्चाई से शुरुआत करने की सोच रखते हैं। लेकिन फिर भी काफी टाइम फाइनेंस रिलेटेड डिस्कशन लोग करते ही नहीं है। तो ये सही समय है लोगों, क्योंकि क्या है, कोविड के बाद इन चीजों के बारे में डिस्कशन करना, क्योंकि फाइनेंस एक इतना बड़ा हिट हुआ है पोस्ट कोविड, सैलरी में हिट हुआ है, हमारे एक्सपेंसेस में हिट हुआ है। सो हमारे बिहेवियर में भी इसको लाना जरूरी है। तो जैसे सवालों की बात की, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि लोगों को ये जानना जरूरी है कि आप दो लोग जो हैं, जो दो फैमिलीज का मिलन है, उन दो फैमिलीज के जो पास्ट फाइनेंशियल स्टेटस है वो जानना जरूरी है कि कैसे उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, जो हम नॉर्मली बैकग्राउंड चेक भी करते हैं। लेकिन आपको पर्सनली सवाल करना भी जरूरत है कि आप किस तरीके के, आप कोई लोन ले रखा है, जैसे आपने अच्छे से मेंशन किया कि लोन एक ऐसी चीज है। आजकल लोग रेंट के घर पे रहते हैं, लेकिन वो भी आपको समझ में नहीं आता है कि चाहे उनका खुद का घर है, रेंट का घर है। फिर बिहेवियर हैबिट्स जो होती है, जैसे स्पेंडिंग हैबिट्स, काफी टाइम अगर आप देखें तो ऐसा होता है कि कपल्स में एक पर्सन ऐसा होता है जिसे बहुत ज्यादा लोन लेने की आदत होती है या क्रेडिट कार्ड यूज करने की आदत होती है। वो कोई भी खर्चा होता है, बोलते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से कर लेंगे। लेकिन ये अगर आपको स्वभाव इनका पता चलता है तो आप इस तरीके का एक डिस्कशन कर सकते हैं कि मैं क्रेडिट कार्ड में नहीं बिलीव करती हूँ, हम इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें। सो ये एक दूसरा मुद्दा हो जाता है। तीसरा मुद्दा ये है कि एक्सपेंसेस, जैसे आपने ट्रैवल मेंशन किया कि कहाँ घूमने जाना है। काफी लोगों का एक हैबिट होता है, क्योंकि उन्होंने अपने घर में इस तरीके का एक माहौल देखा हुआ है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि हमने अपने घर में, जो पहले शादी के पहले किस तरीके के माहौल में हम बड़े हुए हैं, वहां ऐसा होता है कि समझो आप हर साल ट्रैवल करते हैं, फॉरेन टूर्स करते हैं, लेकिन शादी के बाद एक नहीं दो लोगों का खर्चा है। सो अगर आप दो लोग कमा रहे हैं तो फर्क है, एक इंसान कमा रहा है तो फर्क है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्वाति, वो है कंट्रीब्यूशन। मतलब आपको ये चीज डिस्कस करनी जरूरी है कि जो घर खर्च होने वाला है, चाहे आप एक जॉइंट फैमिली में एंटर कर रहे हो या न्यूक्लियर फैमिली में एंटर कर रहे हो, ये जानना जरूरी है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों कमा रहे हैं तो वाइफ को काफी टाइम, लड़कियों को काफी टाइम ये क्वेश्चन होता है कि मेरी इनकम, मेरी सैलरी मुझे हाउस होल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन में देनी है या नहीं देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं कहूंगी इसके ऊपर स्ट्रेच करना जरूरी है, लोगों को डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि शादी के बाद लगता है कि हाँ मुझे प्रति माह घर में इतना देना है, जबकि लड़कियां ये सोचती है मैं पार्ट टाइम काम कर रही हूँ, मेरे फ्यूचर में बच्चे होंगे, मेरे मेटर्निटी ब्रेक्स होंगे, तो मेरे को अगर हर महीने हाउस होल्ड की तरफ अगर एक फिक्स कॉन्ट्रीब्यूशन देना है तो फिर मैं ये सब चीजें कैसे निभाऊंगी। सो बहुत सारी चीजें विस्तार में मेरे हिसाब से डिस्कशन करना जरूरी है, सेविंग के ऊपर, स्पेंडिंग के ऊपर, लायबिलिटीज के ऊपर और बिहेवियर के ऊपर। जी सेविंग, स्पेंडिंग, लाइबिलिटी, बिहेवियर, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको डिस्कस करना, एक ओपन डिस्कशन शादी से पहले होना जरूरी है। प्रबलीन, शादी के बाद स्पेशली, शादी के पहले हमने डिस्कशन किया कि लोन कितना लिया हुआ है या देनदारी कितनी है, स्पेंडिंग हैबिट्स कितनी है, सेव कितना चाहिए, बिहेवियर कैसा है, फाइनेंशियल बिहेवियर, एक दूसरे को समझ लिया। लेकिन जब रियलिटी में आते हैं, शादी हो गई उसके बाद जब रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस सामने आती है, तब रियल टेस्ट होता है कि हाँ जो शादी से पहले बातें की थी वो कितनी सच साबित होती हैं। तो अब जब पति पत्नी बन गए हैं तो पति पत्नी की फाइनेंशियल प्लानिंग, बेसिकली उस गाड़ी को इकट्ठा जो ये पहिए हैं वो कैसे चलाए, तो शादी के बाद की प्लानिंग बेसिकली कैसे होनी चाहिए? जी, स्वाति, इसको हम बोलेंगे जैसे सबसे पहले जो क्लैरिटी एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होनी चाहिए, दैट व्हाट यू अर्न, व्हाट यू ओन एंड व्हाट यू ओ, यानी कि आप कमाते कितना है
आपके पास क्या आपके एसेट्स हैं, आप एंड आपके ऊपर कितने लोन्स हैं। इन तीनों चीजों का एक आपके पास जब क्लियर हिसाब है, उसके हिसाब से आप अपनी बजटिंग शुरू करेंगे कि अब जब आप दोनों साथ में हैं तो आपके महीने का खर्चा कितना है, आपका रेंट कितना जाना है, या अगर आपके ऊपर ईएमआईज हैं कितनी है। सो सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन, जो मैं इसको यूज करूंगी वर्ड को, आई थिंक वो करनी जरूरी है, जहां पे आप एक लिस्ट बनाएं अपनी एसेट्स की, डेट की। उसके बाद उस डेट को अगर आपके ऊपर है, उसको कैसे टैकल करना है, और आप क्या बजट फॉलो करेंगे अपने महीने का, और एक क्या स्पेंडिंग प्लान रखेंगे। जैसे अभी पूजा जी ने बताया कि वेकेशन लेनी है, तो उस वो भी एक पार्ट है आपकी प्लानिंग का। तो एक तो पहले ये जो बेसिक एस्पेक्ट्स है, इनको क्लियर करके एक ऑर्गेनाइज तरीके से, चाहे एक एक्सेल शीट पे, चाहे एक कॉपी में, एक कपल बना सकता है। ये सुनने में बहुत प्रिमिटिव लगता है, पर ये बहुत इफेक्टिव तरीका है फॉर अ मैरिड कपल कि वो अपनी शुरुआत करें। और एक 2 या 3 महीने के लिए उनको अपना खर्च भी लिखना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि उनका पैसा जा कहाँ रहा है और कहाँ पे है जहां वो कट डाउन कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे स्वाति इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी आपकी वो है, आपकी जितने भी प्लानिंग होने वाली है, आपकी प्रायोरिटाइजेशन ऑफ गोल्स हो। ऐसा हो सकता है कि लड़की अपने घर पे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती है महीने का, और जो लड़का है वो नई गाड़ी लेना चाहता है। तो यानी कि जो आपकी प्रायोरिटाइजेशन ऑफ गोल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटायरमेंट को कितना फोकस दे रहे हैं, गाड़ी लेने को या ट्रैवल को कितना फोकस दे रहे हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों की गोल्स बिल्कुल सेम हो, इसलिए एक कॉमन पूल ऑफ गोल्स बनाएं, और प्रोबेबली एक अपने इंडिविजुअल गोल्स कपल बना सकता है। तीसरा, आई थिंक आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। आपके पास अब लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ कवर्स डेफिनेटली होने चाहिए, बिकॉज आप 1 से 2 हुए हैं। इसके अलावा एक एस्टेट प्लानिंग पे भी गौर देना यहाँ पे स्वाति जरूरी है, कि आप धीरे धीरे करके आप अपने नॉमिनेशंस को चेंज करें, हस्बैंड वाइफ डिसाइड करें कि हम एक दूसरे को अपनी नेम्स इंक्लूड करें अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में जैसे वक्त गुजरता है। और फिफ्थ थिंग जो है, वो ब्लाइंड स्पॉट्स को ढूंढें, जो उनके एरियाज हैं जहां पे उनकी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं या वो अग्री नहीं करते हैं एज अ कपल, उन पे काम करना शुरुआत से ही बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगर आपने उन कॉन्वर्सेशंस को अवॉइड किया जो डिसएग्रीमेंट वाली हैं, वो आगे बढ़कर चल के प्रॉब्लम दे सकती हैं। इसलिए उनके ऊपर साथ साथ उनको रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये 5 चीजें मैं बोलूंगी जो फॉर मैरिड कपल टू बिगिन विद मेरे ख्याल से क्रूशियल है। ओके, तो एक जीवन साथी या आप जो आपके जीवन साथी बनने वाले हैं वो आपके फाइनेंशियल जोड़ीदार भी बने, उसके लिए कुछ टिप्स मैं दोनों से अब क्विकली जानूंगी। पूजा, पहले आप बताइए, क्या एक नए शादीशुदा जो कपल हैं या फिर जिनकी शादी हो गई अभी अभी या होने वाली है, फाइनेंशियल जोड़ीदार बनने के कुछ टिप्स आपकी तरफ से, मे बी अगर 3 या 4 आप बताएं। जी बिल्कुल, मेजरली आई थिंक प्रबलीन जी ने भी काफी कवर अप कर लिया है। इंश्योरेंस रिलेटेड है या डायरी मेंटेन करनी है, ये सब बेसिक्स है। मेरे हिसाब से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नई शुरुआत कर रहे हैं तो आप ऑनेस्टी से शुरुआत करें। जैसे हम एक रिलेशनशिप में भी ट्रस्ट और ऑनेस्टी को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं कि क्लैरिटी हो, सब सेम पेज पे हो, कोई छुपाना नहीं हो। उसी तरीके के आप फाइनेंस में भी रखें। आप ये एटीट्यूड ना रखें कि समझो अगर कोई बिजनेस कर रहा है आपके स्पाउस और उनको कहीं लॉस हो गया, उन्होंने कोई लोन्स ले रखे हैं, तो यू हैव टू टेल एवरी डिटेल टू योर वाइफ। शी इज एलिजिबल टू नो एवरीथिंग। मतलब आप ये सारी चीजें छुपाना शुरू मत कीजिए। सो ऑनेस्टी आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, फाइनेंशियल गोल्स। अब जैसे शादी करेंगे तो फ्यूचर में आपको प्लानिंग के लिए गोल प्लानिंग करनी है। बच्चे आएंगे, बच्चों की एजुकेशन, आपका रिटायरमेंट, इसकी प्लानिंग साथ में करें। नॉर्मली जब हम एक फाइनेंशियल प्लान लेके बैठते हैं कपल्स के साथ, तो उन लोगों को कोई आइडिया नहीं होती है। नॉर्मली वो इंडिविजुअली जब बात करते हैं तो कहते हैं हमारे पेरेंट्स देख रहे हैं, हमारे भाई देख रहे हैं, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। सो तुम शादी कर रहे हो, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, तो फाइनेंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए। ये चीज मैंने बहुत देखी है कि हस्बैंड्स भी कहते हैं कि हमारे ऑलरेडी फैमिली के सीए ने कुछ इंश्योरेंस ले रखा है, फादर ने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, तो हमें वो सब नहीं पता, वो फैमिली का हो गया है। बिल्कुल ना करें ये सब। आपको टर्म आपके हिसाब से कितना लेना है आप डिस्कस करें। हेल्थ इंश्योरेंस का नए
तरीके से शुरुआत करें। और जैसे प्रबलीन जी ने ये भी फाइनेंशियल कहा कि मैटर्स में एक ऑनेस्टी और ट्रस्ट होना जरूरी है। मैं तुरंत प्रबलीन के पास जाऊंगी क्योंकि समय थोड़ा कम है, ब्रेक हमें लेना है, इसलिए प्रबलीन वेरी क्विकली, पूजा ये कहना चाह रही है कि फाइनेंशियल बेवफाई से हमें बचना चाहिए, आपकी तरफ से वो 2-3 टिप्स कौन से होंगे? जी, मैं आपको फिडेलिटी की रिपोर्ट के 2 टॉप सजेशंस दे देती हूँ स्वाति। यहाँ पे जो न्यूली वेड कपल्स हैं, जो मैरिड कपल्स के थ्रू उनको सजेशंस मिले हैं, जो फिडेलिटी रिपोर्ट ने बताए हैं, वो पहला है कि अनमैनेजेबल अमाउंट ऑफ डेट को आप अवॉइड करिए। क्योंकि डेट एक ऐसी चीज है, जब आपके ऊपर कर्जा बढ़ता है तो वो रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस के साथ साथ आपके रिलेशनशिप पे भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल सकता है। तो पहला हो गया अवॉइड अनमैनेजेबल डेट। और दूसरा ये हो गया कि जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आपके जो कॉमन गोल्स हैं, जैसे आप दोनों के लिए रिटायरमेंट हो गया कि एक रियलिटी है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, उनके लिए आप शुरुआत से ही इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करें। और उसके साथ साथ आप पैरेलली अपने छोटे छोटे गोल्स के लिए बचत करें। सो 2 थिंग्स बेसिकली। वक्त हो गया म्यूचुअल फंड गाइड का। हमारे साथ है प्रवीण बाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। पूजा भिंडे से हम कर रहे हैं खास चर्चा। अब म्यूचुअल फंड गाइड में कुछ हम निवेश से जुड़ी हुई जरूरी कुछ चीजों को समझते हैं, जो बेसिक उसके रूल्स या प्लानिंग है। इसलिए जब हम बजट की चर्चा कर रहे थे ब्रेक से पहले कि कैसे फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी को आप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एक बहुत कॉमनली जो यूज वर्ड हुआ वो था कि बजट, या आपको एक खाका तैयार करना है अपने बचत खर्च और निवेश का। तो इसलिए समझना जरूरी है सबसे पहले कि बजट का जो ये बचत मंत्र है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। पूजा, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, किसी न्यूली वेड कपल को अपने महीने के खर्चों को प्लान करना है तो एक किसी रूल पर वो चल के आसानी से इसको प्लान कर सकते हैं? जी बिल्कुल, एक थंब रूल है स्वाति। फाइनेंशियल प्लानिंग में जब हम बेसिक थंब रूल की बात करते हैं, बचत किस तरीके से करनी है और उसमें से हाउस होल्ड के लिए कितना रखना है, सेविंग कितनी करनी है, तो 50-30-20 का एक रूल है, जिसमें से हम कहते हैं कि 50% आपकी जो इनकम है वो जानी चाहिए जरूरत की चीज के लिए, नीड्स के लिए जिसे हम कहते हैं, जिसमें नीड्स में आपकी घर खर्च आ गए, आपके जरूरत के बिल्स आ गए, आपकी ईएमआई आ गई, आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम आ गई, आपकी जो ग्रोसरीज है, डेली जो आपके बेसिक खर्चे हैं जिसके बिना आप नहीं चला सकते, वो आपको 50% तक आप उसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी महीने की इनकम है। बाकी जो 30% है उसको आप आपके बॉन्ड्स के लिए यूज कर सकते हैं, जो हम कहते हैं आपकी चाहत के लिए, जैसे कोई एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं, या आपको महीने के लिए कोई जैसे हम नेटफ्लिक्स वगैरह यूज करते हैं, या इस तरीके के चीजों के लिए आप रख सकते हैं। और बाकी जो 20% है उसे तो आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना है, सेव करना है, सेव बचत करना है, लेकिन सेव का मतलब आपको इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है। तो जब हम एसआईपी की बात करते हैं, आपकी जो प्रतिमाह जो इनकम है उसमें से 20% आप डेफिनेटली एक एसआईपी की तरफ यूज करें, जिसमें से 10% तो डेफिनेटली रिटायरमेंट की तरफ जाती है, बाकी 10% को आप अकॉर्डिंगली दूसरे गोल्स में बांट सकते हैं। ओके, तो 50-30-20 का निवेश का रूल, जो कि बजट बनाने में किसी भी परिवार के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैंडी एक रूल है जो आप अपना सकते हैं। अब कई ऐसी फैमिलीज हैं प्रबलीन, जो कि सिंगल इनकम पर चलती है, इधर हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक अर्निंग मेंबर है और उनको पूरे घर का खर्च उठाना है फॉर सर्टेन रीजंस। ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं। तो क्या ऐसी फैमिली की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो डिफरेंट होगी? जी, स्वाति, अगर हम लोग सिंगल फैमिली की बात करें तो हमारे पास हम लेके चलते हैं, हम 100 रुपए आ रहे हैं महीने के, तो हमें उसी में सारा कुछ करना है। तो अपनी जो नीड्स हैं उनको स्क्वीज करना डिफिकल्ट होता है। तो आपको जो, जैसे पूजा जी ने बोला है कि 50 रुपीज उसमें से आपकी नीड्स के लिए ही चले जाएंगे। और यहाँ पे कुछ बहुत एसेंशियल्स आ जाते हैं कि आप अपने ईएमआई को थोड़ा और जिसको बोलेंगे विद इन लिमिट्स रखें, बिकॉज आपके पास एक ही ब्रेड अर्नर है बेसिकली, जो आपकी रोजी रोटी कमा रहा है। उसके अलावा एक दो जो हाइजीन फैक्टर्स आ जाते हैं वो बहुत क्रूशियल है, जैसे कि आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर डे 1 से क्रिटिकल हो जाता है। एंड यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कवर जो है स्वाति, वो सिर्फ आपकी फ्यूचर के एक्सपेंसेस को देख के नहीं, अगर आपके ऊपर कोई लोन्स हैं तो उसको भी डेफिनेटली कवर करना चाहिए। और आपकी जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, क्योंकि वो एक ऐसा एस्पेक्ट है
जिसको हल्का स्क्वीज किया जा सकता है बिकॉज आपकी नीड्स को नहीं स्क्वीज किया जा सकता। ये जरूरी है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को थोड़ा सा अगेन कंटेन रखा जाए ताकि आपकी सेविंग एक हेल्दी प्रपोर्शन में हो सके, बिकॉज एक ही अर्निंग के ऊपर पूरा दारोमदार है कि आगे चल के जो फ्यूचर की पूरी सेविंग्स है वो उन्हीं पे निर्भर हो रही हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस रूल को ज्यादा स्ट्रिंजेंटली फॉलो करने की जरूरत है। और इंडिया में हमारे पास कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो एक हेल्थ कवर होना, लाइफ कवर होना ये बहुत असेंशियल है। और एक रिटायरमेंट के लिए शुरुआत से एक अच्छा निवेश रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंगल अर्निंग कपल के लिए। एंड जहां पे हमारे पास डबल अर्निंग कपल है, वहां पे जो हमारी डिस्क्रिशनरी बास्केट है वो स्वाति थोड़ी सी एक्सपैंड हो सकती है। हम नीड्स किसी भी फैमिली की एकदम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगी इवन विद डबल अर्निंग। तो जो परसेंटेज है आपकी सैलरी का जो अब आपकी नीड्स की तरफ जाना है वो घटता है, तो आपकी डिस्क्रिशनरी थोड़ा सा खुल सकती है और आपकी सेविंग है वो डेफिनेटली डबल या डबल से ज्यादा होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि दोनों सेम कमा रहे हैं या आपकी अर्निंग 1.5 टाइम्स हो गई है सिंगल कपल की अपेक्षा। एंड जो आपकी इंश्योरेंसेस की नीड है वो भी वेरी करेगी, क्योंकि लाइफ कवर की रिक्वायरमेंट डबल अर्निंग में अगर बिल्कुल सेम कमा रहे हैं तो थोड़ा डिफरेंटली हम उसको डील करेंगे एंड कंपैरेटिवली वहां पे रिड्यूस हो जाता है जो आपका लाइफ कवर का रिक्वायरमेंट होगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब डबल इनकम फैमिली है पूजा। और आजकल तो मैक्सिमम हम देखते हैं, क्योंकि अब जो काम करने का जो तरीका है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई 9 to 5 जॉब करे, ज़रूरी नहीं है कि ऑफिस में बैठ के ही आप काम करें। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हो गया है, रिमोटली वर्किंग हो गया, पार्ट टाइम जॉब्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अब फेमस होते जा रहे हैं। दैट मीन्स किसी जो दोनों पार्टनर्स हैं वो अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली हो सकते हैं। तो ऐसे में डबल इनकम फैमिली के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना अब पहले के मुकाबले आसान है। और प्लस कीपिंग इन माइंड जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से और भी ज़्यादा खर्चे बढ़े हैं, तो एक फैमिली में 2 अर्निंग मेंबर्स तो होने ही चाहिए। तो चुनौतियों के लिहाज से और बाकी एंगल से एक्स्ट्रा जो उनको फाइनेंशियल प्लानिंग की तैयारी कैसे करनी पड़ेगी? देखिए स्वाति, आपने बहुत राइटली कहा। एक्चुअली कैसा है, हम हमेशा विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और मेजरली क्योंकि मैं इस तरीके से इसको रेशियो के हिसाब से समझती हूँ कि सिंगल इनकम मतलब मेल अर्निंग मेंबर है और फीमेल हाउसवाइफ है। कोविड के टाइम के बाद ये सीखने को मिला है कि घर से काफी महिलाओं ने काम शुरू किया है, जैसे आपने कहा वर्क फ्रॉम होम, यूट्यूब चैनल्स, ये सब। सो प्रोत्साहन मिला है लोगों को, और आजकल लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की तरफ जा भी रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट की तरफ जा रहे हैं। सो डेफिनेट है डबल इनकम की तरफ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर वही सोच रखें तो डेफिनेटली प्रवीण जी ने जैसे कवर अप किया, कंट्रीब्यूशन आपका बढ़ जाता है, तो सेविंग बढ़ जाती है। जैसे घर भी खरीदना है ना, तो बहुत आसान हो जाता है। दोनों अर्निंग मेंबर है तो आप एक जॉइंट होम लोन खरीद सकते हैं, आपको दोनों को टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। बच्चों की पढ़ाई है, आजकल क्या होता है, ये भी होता है कि एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, तो वो 2 अर्निंग मेंबर्स हो जाते हैं, तो वो भी एक सपोर्ट मिल जाता है लोगों को फैमिली प्लानिंग में। सो देखिए क्या है, आपको अर्निंग जो है वो तो एक लिमिट से बढ़ती है, लेकिन जो एक्सपेंसेस है, जैसे आपने राइटली कहा इन्फ्लेशन, वो हम हाल में भी देख रहे हैं। जो करंट सिनेरियो है इसमें इन्फ्लेशन भागे जा रहा है। सो इस तरीके के समय में अगर सपोर्टिंग इनकम आपको है तो बहुत अच्छा है। आपकी फाइनेंशियल लाइफ जो है रिटायरमेंट तक की और रिटायरमेंट के बाद की भी काफी स्ट्रेस फ्री गुजरेगी। और अगर समझो नहीं है, सिंगल इनकम भी है, तो भी आप अगर सॉर्टेड हैं आपके गोल्स के और आपकी बजटिंग के हिसाब से, तो आपको ये सारी प्लानिंग करनी है। आप अभी से ये सारे चीजों के लिए जागरूक हो जाएं। और जो महिलाएं हैं जो डिपेंडेंट है सिंगल इनकम के ऊपर, उन्हें अवेयरनेस की जरूरत है। आपको अवेयर होना जरूरी है कि कल जाके अगर आपके फैमिली में कोई घटना हो जाती है, तो आपके जो सिंगल अर्निंग मेंबर है उनकी टर्म इंश्योरेंस एडिक्वेट है, हेल्थ इंश्योरेंस है, उन्होंने अच्छे से आपकी बच्चों की और रिटायरमेंट की प्लानिंग की हुई है या नहीं। तो अगर आप सिंगल अर्निंग मेंबर की भी फैमिली देखें तो यू हैव टू बी अवेयर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसी फैमिलीज हैं, डबल इनकम, सिंगल इनकम, चाहे कैसी भी फैमिली से आप ताल्लुक क्यों ना रखते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग तो करना बेहद ज़रूरी है। और कैसे आप उस फैमिली को मैनेज करते हुए, खर्चों को मैनेज करते हुए, निवेश को मैनेज करते हुए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, इस पर हमने की आज खास चर्चा। प्रवीण और पूजा, आप दोनों हमारे साथ आज मनी गुरु में शामिल हुई, अपने विचार रखे, उसके लिए धन्यवाद करेंगे आप दोनों का।
मनी गुरु में आज के लिए बस इतना।